हेलो स्टूडेंट्स आज हम काइंड्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, हमने लास्ट वीडियो में मेजरमेंट के मीनिंग एंड मेजरमेंट के स्किल टाइप्स के बारे में अध्ययन किया था। तो हम पहले थोड़ा सा उसके बारे में रिकैप देख लेते हैं। क्या होता है मेजरमेंट का मीनिंग, क्या होता है। देखो, किसी भी घटना, वस्तु, व्यक्ति को उसके वेरिएबल के आधार पर, कोई नियम के आधार पर उसको अंकात्मक रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। क्लियर। अब हमने इसके जो मापन के जो टाइप्स थे, हमने मापन के टाइप्स पढ़े थे। मापन के टाइप्स नहीं थे पढ़े, हमने पढ़े थे मापन स्तर के टाइप्स, ठीक, या लेवल और स्केल्स टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें से हमने पढ़ा था पहले नॉमिनल मेजरमेंट, उसके बाद पढ़ा था हमने ऑर्डिनल मेजरमेंट, एंड थर्ड पढ़ा था इंटरवल मेजरमेंट, और फोर्थ रेशो मेजरमेंट। क्लियर। जिसमें हमने देखा था कि जो नॉमिनल मेजरमेंट है उसमें हम व्यक्ति को कैटेगरी में बांट देते हैं, और ऑर्डिनल में हम क्रम से लगा देते हैं, इंटरवल में हम उनके दोनों के बीच के डिफरेंस को बता सकते हैं, और थर्ड रेशो मेजरमेंट, और ये परम शून्य से शुरू होता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ मेजरमेंट की। क्या है काइंड्स ऑफ मेजरमेंट? क्या है काइंड्स ऑफ मेजरमेंट के हम बारे में डिस्कस करें तो मेजरमेंट के तीन टाइप्स होंगे। नंबर एक एब्सोल्युटली मेजरमेंट, नंबर दो नॉर्मेटिव मेजरमेंट, और नंबर चार इप्सेटिव मेजरमेंट। क्लियर। इसे सौ मानक मेजरमेंट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एब्सोल्युटली मेजरमेंट क्या है। एब्सोल्युटली मेजरमेंट के बारे में हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं वास्तविक स्थिति विद्यमान में जो मानक प्रदर्शन करता है वह एब्सोल्युटली मेजरमेंट कहलाता है। क्लियर। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई हम लोगों को जो निरपेक्ष मापन है या एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, ये कहा जाए तो भौतिक मापन के रूप है। क्या है? भौतिक मापन होता है। इसमें ये परम शून्य भी आता है, और इसमें नेगेटिव भी आता है, और पॉजिटिव भी आता है। जैसे इसका उदाहरण हम दे सकते हैं टेम्परेचर से। टेम्परेचर 0 भी होता है, और माइनस में भी जाता है, और प्लस में भी जाता है। यानी कि हम इस मेजरमेंट में पूरी गणना कर लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इसमें पैमाने में 0 से आरंभ होता है, अगर वो प्लस में जाता है तो पॉजिटिव मेजरमेंट कहलाता है, और वो है नेगेटिव में जाता है उसे नेगेटिव मेजरमेंट कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने टेम्परेचर के बारे में बात करा, तो 0 टेम्परेचर पे हमारा जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? बर्फ। उससे नीचे और ज्यादा ठंड हो जाती है तो उसे माइनस के टेम्परेचर कहते हैं। हम सर 1 पर बढ़ते हैं तो वो प्लस का मेजरमेंट कहलाता है। क्लियर। और इसे हम ऋणात्मक और धनात्मक मेजरमेंट कह सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी सामान्यीकृत मापन। सामान्यीकृत मापन को नॉर्मेटिव मेजरमेंट कहते हैं। इसमें परम शून्य नहीं होता है। ये मेनली शैक्षिक मापन या मनोवैज्ञानिक मापन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि आपने देखा, मैं एक एग्जांपल के द्वारा ऐसा स्पष्ट करना चाहूंगा कि राम के 5 मार्क्स आए हैं और श्याम के 10 मार्क्स आए हैं। तो श्याम जो है राम से इंटेलिजेंट है, दुगना इंटेलिजेंट नहीं है। और हम वही बात इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। इसमें हम कह सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल लिया, नंबर नहीं, हमने राम और श्याम पहले दोनों का इसका एग्जांपल लेते हैं। एब्सोल्युटली मेजरमेंट, जैसे हमने इसकी लंबाई बताई, इसकी 5 फीट है और इसकी 10 फीट है, तो हम ये तो कह सकते हैं बिल्कुल क्लियर रूप से एब्सोल्युटली मेजरमेंट होगा कि जो राम है वो श्याम से आधा है, या श्याम राम से दुगना है। ये क्या है? लंबाई की बात कर रहे हैं हम। क्या की बात कर रहे हैं? लंबाई की। ये भौतिक मापन में आ गए। अब मैं यही बात कहूं राम एग्जाम्पल के रूप में कि राम और श्याम 2 लड़के हैं, इनके जो मार्क्स आए हैं मैथ में, ये मैथ का जो सामान्यीकृत मापन है वह शैक्षिक मापन, एजुकेशनल या साइकोलॉजिकल मापन होता है। इसमें मान लो मैथ में मार्क्स आए हैं, राम के 10 आए और श्याम के 20 आए।
तो हम ये नहीं कह सकते कि श्याम जो है राम से दुगना इंटेलिजेंट है। क्लियर? इसमें क्या हो सकता है, मान लो चाहे वो 0 क्यों ना आ रहा हो, तो ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल 0 है, तो इसमें परम शून्य नहीं होता। ये केवल सामान्यकृत है। इसमें बस हम एक अंकन कर लेते हैं या आंक लेते हैं कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। मतलब इससे ये नहीं है कि हम भौतिक मेजरमेंट के लिए इसमें कतई करेक्ट बात बता पाए। क्लियर? इसके बाद आती है हमारी, इसे सोमान मापन भी कहते हैं। और सबसे पहले इसे सोमान मापन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो रेमंड कैटल ने दिया था। किसने दिया था? इसे रेमंड कैटल ने बताया था। और इसे क्या कहा जाता है? बाध्य चयन, इसे फोर्स्ड चूज मेथड भी कहा जाता है, फोर्स चूज मेजरमेंट भी कहा जाता है। क्लियर? इसमें मुख्य बात क्या है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन समान रहता है। क्लियर? इसमें क्या रहता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन समान रहता है। इसमें तो आपको क्लियर हो गया होगा। एब्सोल्यूट मान में हमारा भौतिक मान होते हैं जो परम शून्य से शुरू होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और इसमें सामान्यकृत मापन में परम शून्य नहीं होता है और इसमें हम कोई चीज परम शून्य नहीं होता है, इसमें क्लियर रूप से नहीं बता सकते कौन कितना चीज में आगे है या पीछे है। हम बस इतना ही बता सकते हैं वह सामान्य रूप से आगे है या पीछे है, मगर क्लियर नहीं बता सकते कितना आगे है, कितने पॉइंट्स हैं, कितने हैं। भौतिक मापन ये नहीं ये भौतिक मापन बताता है और ये सामान्य मापन बताता है। रेमंड के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, टेबल के अनुसार इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या टेबल है? ठीक है, इस टेबल में हम देखें तो हमने कहा है कि इसका हम क्या कहते थे, इससे पहले हमने देखा था इसे क्या माना जाता है, वाद्य चयन। इसमें बाधाओं को चयन किया जाता है। जैसे हमने कहा कि 4 विद्यार्थी हैं, प्रथम विद्यार्थी, द्वितीय विद्यार्थी और तृतीय विद्यार्थी और चतुर्थी विद्यार्थी। हमने उनके लिए 4 खेल चुने, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो मान लीजिए मैंने कहा इन चारों बच्चों स्टूडेंट से कहा कि भाई जो सबसे कठिन चीज है उससे आप पहले नंबर पर रखोगे, बाधा बताएं। क्रिकेट में आपको कितनी बाधा आती है? तो प्रथम छात्र कह रहा है इससे सबसे ज्यादा बाधा मुझे ना बैडमिंटन में आती है, ना वॉलीबॉल में आती है, ना फुटबॉल में आती है। क्रम बता दिया उसने कि पहले नंबर पर बाधा मुझे किस में आती है, क्रिकेट में। इसी तरीके से मैंने द्वितीय स्टूडेंट से पूछा तो उसने कहा कि सर मुझे जो बाधा आती है पहले नंबर पर फुटबॉल खेलने में आती है, तीसरे नंबर पर मुझे इसकी बाधा आती है। इसी तरीके से मैंने कहा कि भाई तृतीय विद्यार्थी से कहा कि भाई आपको सबसे कठिन बाधा किसमें आती है? नहीं, वॉलीबॉल खेलने में सबसे प्रॉब्लम आती है। और सबसे अच्छा उन्हें लगता है क्रिकेट, तो उन्होंने चौथे नंबर पर बाधा लगाई है क्रिकेट की। इसी तरीके से चतुर्थ विद्यार्थी ने क्या कहा, स्टूडेंट्स ने कहा कि क्रिकेट में मुझे सबसे ज्यादा बाधा आती है। इसी तरीके से हमने इनके चारों के क्रम लिख लिए। बैडमिंटन में इसका दूसरा क्रम है, वॉलीबॉल में 4th है, फुटबॉल में 3rd है, और इसी तरीके से बैडमिंटन में इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है। क्लियर? और हम बात करते हैं तृतीय स्टूडेंट्स की। तृतीय स्टूडेंट्स क्या करता है, बैडमिंटन में उसकी क्या है प्रॉब्लम जो है, 2nd नंबर पे, और उसके बाद वॉलीबॉल में 1st नंबर पे, फुटबॉल में 4th। इस तरीके से देखा हमने, चारों को देख लिया, उसके बाद हमने टोटल लगाया तो चारों को टोटल क्या आएगा, 10-10। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। मीन क्या है, सबका समान आता है। क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। 10 से 4 को भाग करेंगे 2.5 आ जाएगा। इसी तरीके से सबके 2.5 आ जाएगा। और हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये सबका 1.11 आ जाएगा। क्लियर? इसमें हमने देखा था स्वमानक मेजरमेंट में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन समान रहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं मापन के फंक्शन की। मापन के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। फंक्शन ऑफ मेजरमेंट, मापन के कार्य। भैया मापन के कार्य क्या हो सकते हैं? मापन के कार्य जो होते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले होता है चयन में। हम चयन मतलब इन सिलेक्शन। अगर हम मापन कर रहे हैं, अगर हमें मापन आता है, तभी हम किसी व्यक्ति को किसी उद्योग के लिए या किसी संगठन के लिए उसका चयन कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं एजुकेशनल परिप्रेक्ष्य में इसे पढ़ रहे हैं, तो हमें मान लीजिए क्लास का मॉनिटर चयन करना है, तो हमें मेजरमेंट देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स
रोज क्लास में आता है नहीं आता है, तो किसी न किसी आधार पर हम उसका मॉनिटर का चयन करेंगे। किसके आधार पर? हमने कहा कि भाई हमने देखा बच्चा बोलने में भी एक्टिव है, एप्लीकेशन भी आती है उसे लिखना, और अपनी बात अपने टीचर्स को भी पहुंचा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलर है। तो हमने इसके जो आधार बनाया उसके आधार पर हमने इसका सिलेक्शन कर दिया। तो किसके आधार पर किया? मापन करा पहले हमने, क्लियर। उसके बाद करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण, भाई हम सारी चीजें एजुकेशनल परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे वर्गीकरण क्या करते हैं। हमने देखा कि शैतानी करने वाले बच्चे ये हैं 4-5, और ये 4-5 इंटेलिजेंट है, कुछ जो नॉर्मल है। तो हम शैतानी करने वाले बच्चों को कोई अतिरिक्त भार डाल देते हैं, भाई एज ए टीचर हम अतिरिक्त भार डाल देते हैं जिससे उन्हें शैतानी करने का टाइम ना मिले। तो हम वर्गीकरण किससे करते हैं? मापन के आधार पर। किस तरीके से मापन किया हमने? तो वो शैतानी कर रहे थे, तुलना करना। हम कंपेयर कर सकते हैं, देखो गाल्टन और डार्विन जो दो महान वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक वर्ड लाइन बोली थी कि दो व्यक्ति कभी भी, चाहे वो एक समय पर पैदा हो, चाहे एक माँ की संतान हो, उनमें चाहे कितना भी जुड़वापन हो, परंतु वह समान नहीं होते। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा? उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, इसके लिए उन्हें तुलना करनी पड़ती है। वो मानसिक रूप से अलग हो सकते हैं और ये शैक्षिक उपलब्धि की दूर से अलग हो सकते हैं। तो उन्हें कैटेगरी में बांटना किसके द्वारा बांटा जा सकता है? मापन के द्वारा। निर्देशन और परामर्श, ये जो दो शब्द हैं, ये आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आपका ऑप्शनल पेपर में भी है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखो निर्देशन और परामर्श, निर्देशन जो होता है जो व्यक्ति को सलाह के रूप में काम करता है, गाइडेंस करता है, और काउंसलिंग क्या करते हैं? एक रूप से कहा जाए डॉक्टर और चिकित्सक करते हैं आपस में कि भाई इस तरीके से करोगे तो इस तरीके का प्रॉफिट होगा। तो ये हम क्या सब कर सकते हैं? जब हमें मापन पता होगा, उसकी कमियां पता होंगी, तभी तो हम किसी को गाइडेंस कर सकते हैं और काउंसलिंग कर सकते हैं। तो पहले हमें मापन करना आना चाहिए। अब आते हैं हम कक्षा में शिक्षण को सुधारना, इम्प्रूव क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना है? इम्प्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। भाई हम मापन करके ही इम्प्रूव कर सकते हैं क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि हम एज ए टीचर काम कर रहे हैं, तो क्लास में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को हमने मापना किसी न किसी उद्देश्य के, शोर क्यों होता है। तो इस तरीके से हम उसके जो क्लास का जो क्लासरूम है उसे इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद आती है शोध। ये थोड़ा हाई लेवल की बात है। जैसे हम कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हमें आंकड़े चाहिए होते हैं, उनको मापन करना चाहिए होता है, तो इसके लिए। और आती है निदान। निदान मतलब रिसर्च के बाद हम करते हैं निदान। निदान में हम देखते हैं कि भाई कोई परेशानी है तो परेशानी पहले मापना, फिर उसका निदान या सुधार किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।